नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जो भारत की नदियों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके सबके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया है। जो हिमालय की मुख्य नदियां, मुख्य रूप से हिमालय को 3 मुख्य नदियों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विस्तार से जान लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वाले वीडियो को देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैप बना हुआ है। जो मैंने ब्लू कलर में लाइनें बता रखी हैं, ये है मुख्य नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद जो मैंने कुछ ये रेड कलर में ऐसी फुलझड़ियां बना रखी हैं, ये क्या है? ये है इनकी सहायक नदियां, जो मुख्य सहायक नदियां। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी यहाँ पर बहुत है, मैं सारी यहाँ बना नहीं सकता। आप मैप में भी कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मैप में क्या लोकेशन है, वो मैं सारी चीजें इसमें बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप देखिए भाई, ये क्या यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थान से देखते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से, कहाँ से? तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से प्रवाहित होकर किस साइड हो रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ से देखिए, ये है नामचा बरवा चोटी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, लेकिन नामचा बरवा चोटी से क्या हो रही है? यू टर्न ले रही है। देखिए, इस प्रकार का यू टर्न लेते हुए फिर आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम की घाटी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये तो बात हो गई, ये सिंपल सी बात हो गई। अब आपको एग्जाम में सवाल सबसे पहला बनता है कि भाई कौन कौन से देशों से होकर प्रभावित होती है। पहला सवाल आपके लिए ये बन जाता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कौन कौन से देशों से प्रभावित होती है। तो पहला आपका होना चाहिए कौन कौन सा? एक हो गया चीन, ठीक है, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। क्लियर हो गया? अंतरराष्ट्रीय देशों की बात करेंगे तब तो 3 देश हो गए, लेकिन भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर प्रभावित होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और ये जो क्षेत्र बना रखा है मैंने, ये है असम। अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रभावित होकर ये भारतीय राज्य है, ठीक है। अगर जिलों की बात, भारत के कौन सा राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और असम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बात करें तो चीन, भारत और बांग्लादेश। क्लियर हो गया? यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके पूरा विस्तार से जानेंगे। उद्गम क्षेत्र आप डाल सकते हैं कि भाई मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार पर, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए नामचा बरवा चोटी से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा जो चोटी है, ठीक है, जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पूर्वी चोटी से यू टर्न लेते हुए यहां पर एक है दिहांग गॉर्ज। क्या है? दिहांग गॉर्ज, ठीक है। ये दिहांग नदी के नाम पर ही पड़ा है। तो दिहांग गॉर्ज से क्या मतलब हुआ? तो दिहांग गॉर्ज का निर्माण कैसे हुआ? आपको पता है ये वरद हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। ये ऊपर वरद हिमालय की चोटी में यहाँ पर इस नदी के, जो दिहांग नदी के लगातार कटाव से जो दिहांग गॉर्ज का निर्माण हुआ है उसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। तो दिहांग गॉर्ज से आपको ये पूछ लेते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस गॉर्ज से होकर आती है? वो दिहांग गॉर्ज से। क्लियर हो गया? यहाँ से तो दिहांग गॉर्ज से प्रवेश कहाँ कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है, आप मैप में देख सकते हैं। तो ये दिहांग गॉर्ज से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही 2 सहायक नदी आके मिलती है। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी 2 सहायक नदियां? एक है दिबांग, एक है लोहित नदी। किसकी सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां। ये देखिए, ये कौन सा राइट हैंड वाला कौन सा तट हो गया? दायां, ये दायां तट, ये बायां तट। तो देखिए, ये नदी होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए
कि कौन से तट पर, आपको तट पूछ लेते हैं कहीं के बार के बाएं तट पर बहने वाली नदियां और दाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियां कौन सी है, तब आपको ध्यान ये भी रखना है कि भाई बाएं तट पर दिमाग और लोहित नदियां किसमें शामिल हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। क्लियर हो गया। ये तो कहां से, ये आपको ये पता होना चाहिए कहां से प्रभावित हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से। दिबांग जिसे सिकांग भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दिबांग नदी को सिकांग नदी भी बोलते हैं और लोहित नदी, दोनों किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। कहां से प्रभावित होती है, अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर हो गया, अरुणाचल प्रदेश से फिर ये किसमें शामिल हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यहाँ पर ये मिल गई। जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे क्या होती है, असम की घाटियों में प्रवेश कर जाती है। असम की घाटी को, असम के समतल मैदान में, सॉरी, तो असम के यहाँ से समतल मैदान, तो ये समतल मैदान यहाँ पर समतल है, ठीक है नहीं, अभी तो यहाँ पर पहाड़ियां थी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल समतल मैदान है। तो समतल मैदान पर यहाँ पर इस नदी को, मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके बताया, यहाँ पर तो पतला दिख रहा है आपको ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चौड़ा दिख रहा है। सब आप समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार है ये। तो इसके और मतलब ये जो चौड़ाई है ये असम में, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं 8 से 10 किलोमीटर कितना चौड़ा होगा, ठीक है। तो 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तब यहाँ पर समतल मैदान में प्रवेश करने के बाद क्या आपको पता है कि नदी का बहाव तो ही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल यहाँ पे बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, इसका विस्तार हो रहा है। तो ये एक प्रकार के रैंप घाटी के रूप में हो जाता है, क्या, रैंप वैली के रूप में। तो आप बोलेंगे रैंप वैली क्या होता है, तो रैंप वैली की बात करें तो आपको पता है कि भाई आप टीवी और मूवीज में देखते हैं या आप सुनते हैं, जो मॉडल होते हैं, मॉडल हीरो हीरोइंस होते हैं, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो रैंप वॉक करते हैं। अपन सुनते हैं कि भाई वो लोग रैंप वॉक करते हैं। तो रैंप वॉक का क्या मतलब हो गया, एक समतल और सपाट क्षेत्र, ठीक है, संकरा है, ठीक है, संकरा क्षेत्र है एक प्रकार का, यहाँ पर भी एक संकरा क्षेत्र आता है। तो इस नदी, ये नदी है जो एक संकरा क्षेत्र के रूप में समतल मैदानों में प्रभावित होती है। तो कुछ रैंप वॉक का उसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया है। तो ये आप समझ गए होंगे, जब ये समतल मैदान से प्रभावित हो रही है तो यहाँ पर ये नदी का लगभग कितने में 8 से 10 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई हो जाती है। तो बीच में क्या कुछ छोटे छोटे नदी द्वीप बहुत सारे कह सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे मुख्य और सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो उसका नाम है, आगे आते ही ये मैंने ब्लैक डॉट में बता रखा है, इसी एरिया में आप एग्जैक्ट लोकेशन मैप में देख सकते हैं। क्या नाम है, माजुली। क्या नाम है नदी द्वीप का। अगर इस पर सवाल अक्सर बनते हैं, इस पर या बने भी है इसके सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। माजुली द्वीप माजुली जो द्वीप है या नदी द्वीप है, ध्यान रखना ये नदी द्वीप है। तो माजुली नदी द्वीप है जो किस नदी के किनारे है, किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है, असम में। ये आपको ध्यान रखना है। आपको सहायक नदी भी पढ़ रहे हैं हम लोग आगे जैसे जैसे चल रहे हैं। तो ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप की और क्या विशेषता हो गई बताइए आप। माजुली नदी है जो हाल ही में इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक वाली रिकॉर्ड बुक है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक, जिसमें इसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। क्लियर हो गया। और इसे असम सरकार ने, इसी का जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसके अंतर्गत असम सरकार ने भी अपने यहाँ पर इसको नदी जिला घोषित किया है। क्लियर हो गया। जो ये माजुली द्वीप है इसे नदी जिला घोषित किया है और भारत का एकमात्र नदी जिला है वो। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे कौन कौन सी नदियां आगे शामिल हो रही है वो भी बता दे। तो यहाँ का जो कुछ और विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा। यहाँ पर देखिए सुबनगिरी, सहायक नदियों को एक बार मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर माजुली द्वीप की और विशेषताएं बात करें तो यहाँ पर धान की खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। किसके लिए, धान की खेती के लिए। बस इतना आपको, ये इसके 3-4 पॉइंट्स है, उसके बारे में ध्यान रखना। आगे दोस्तों ये नदी देखिए, आगे नदी प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये कौन सा असम का क्षेत्र है, असम के क्षेत्र से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो फिर आगे गंगा नदी का बहाव, मैंने आपको गंगा नदी बताई, तो ये कौन सी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है। और फिर इन संयुक्त भाग को, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे पद्मा। पद्मा नदी किसे कहते हैं, पद्मा नदी जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे। किसे, कहां पर कहेंगे, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हो गया? ये तो हो गई पद्मा। लेकिन आगे देखिए, आगे मणिपुर से बराक नदी, जिसे मेघना नदी भी कहते हैं, जब मणिपुर से बराक नदी प्रवाहित होते हुए जैसे ही संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जिसे पद्मा नदी का पद्मा, ठीक है, तो इसमें जब ये प्रवाहित हो रही, जैसे ही बराक नदी प्रवाहित हो जाती है तो ये वाली, इसे हम लोग मेघना के नाम से जाना जाएगा। क्या? मेघना नदी। जैसे मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त रिवर को तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, लेकिन पद्मा के अंतर्गत मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा के अंतर जैसे ही बराक नदी का प्रवेश हो जाता है, मतलब मिल जाती है, तो उसे हम लोग मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे मेघना नदी। और गंगा का अंतिम नाम की अगर अंतिम नाम बात करें तब भी मेघना ही है। क्या नाम है? मेघना। बराक को मेघना नदी भी बोलते हैं। कहां से इसका उद्गम, कहां से उद्गम हो रहा है? मणिपुर से। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको पता है कि ये नदी प्रवाहित होते हुए कहां प्रवाहित हो रही है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा बता दिया, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई किसकी? भाई इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो तो बता दी है। ठीक है, अब हम लोग, आप हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में हम लोग बाएं तट पर और दाएं तट पर दोनों कौन कौन सी मुख्य नदियों को तो मैंने आपको मैप में बता दिया। इसके अलावा कुछ नाम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन आप जब जो मैंने बता रखे सहायक नदियां, इनको भी ढंग से पढ़ लेते हैं मैप में, तो आपका एलिमिनेशन के माध्यम से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, अब आप हेडिंग डाल दीजिए बाएं तट पर दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां, उसके नाम बता देता हूं, और आसपास का कोई क्षेत्र है तो उसके बता देता हूं। आपको पता है ये कौन सा है? राइट हैंड मतलब दायां, और ये है बायां। तो नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ पहुंच जाती है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले दाएं तट पर कौन सी दो नदियां अरुणाचल प्रदेश में? दिबांग, जिसे सिकांग भी बोलते हैं, और लोहित। दिबांग और लोहित नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होकर किसमें आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, ये कौन से तट पर है? ये बाएं तट पर है, ध्यान रखना। तो आप पहले बाएं तट वाला देख लेते हैं, फिर आप दाएं तट वाला देख लेंगे। तो बाएं तट पर ये दो नदियां, दिबांग नदी और लोहित नदी। फिर आगे आएंगे, देखिए माजुली द्वीप के पास से होते, ये माजुली द्वीप है। ठीक है, तो ये यहाँ से पास से होते हुए कहां से? नागालैंड से प्रवाहित होकर माजुली द्वीप के पास में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। क्या नाम है? धनसिरी। क्लियर हो गया? धनसिरी जो नदी है, जो माजुली द्वीप के नियर, माजुली द्वीप के पास से, नागालैंड से प्रवाहित होकर माजुली द्वीप के पास से ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा बाएं तट पर कौन सी नदी है? बाएं तट पर कपिली। क्या नाम है? कपिली। तो कपिली भी है, जो कहां पर प्रवाहित हो रही है? यहां से प्रवाहित हो रही है, असम से प्रवाहित होकर मेघालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर रही है। दोस्तों ये नाम है, फैक्ट है, बस मैप में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई दाएं तट पर बहने वाली नदी। आप हेडिंग डाल दीजिए दाएं तट पर बहने वाली नदी है। तो दाएं तट पर देखिए, सबसे पहली नदी इसको देख लेते हैं। ये कहां पर है? यहां से ध्यान दीजिए, ये है असम में, सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। तो सुबनसिरी नदी है जो किस तट पर है? आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपको बाएं दाएं तट के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। तो सुबनसिरी नदी है जो दाएं तट पर है। कहां पर है? असम में। और ये भी क्या है? माजुली द्वीप के नियर, किसमें? माजुली द्वीप के आसपास के क्षेत्रों से ही ब्रह्मपुत्र में प्रवेश कर रही है। तो रंगा नदी देखिए, रंगा नदी भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये भी किस तट की है? ये भी दाएं तट की है। हम लोग अभी दाएं तट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब मानस नदी की बात करें, ये भी भूटान से होते हुए, ध्यान रखना, ये भूटान से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया? ये भी दाएं तट की है। संकोच नदी की बात करें तो संकोच नदी भी दाएं तट पर मिल जाती है। ये क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जैसे ही यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था, आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे ही अब इसमें ये आगे क्या गंगा नदी आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही तो यहाँ पर ये दोस्तों एक आपको ये नदी दिख रही है, ये सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर है। ठीक है, सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? इस नदी का नाम है तीस्ता। मैं आपको बता देता हूं क्या नाम है। तीस्ता नदी है जो
जम्मू ग्लेशियर से, सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से होते हुए चोलामू जो झील है इससे प्रवाहित होते हुए आगे किसमें मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आपको मैप में लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैप में लोकेशन कहां से कहां तक हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया, यहाँ पर जम्मू ग्लेशियर में ग्लेशियर से होते हुए प्रवाहित उद्गम क्षेत्र क्या है, जम्मू ग्लेशियर से होते हुए चोलामू झील भी यही इसके पास में ही है, इससे होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना था। तो आप ऐसे कह सकते हैं तीस्ता नदी जमुना नदी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसे बांग्लादेश में जमुना के या जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ एक दो नदियां हैं, मैं वो भी बता देता हूँ नाम। अगर नाम की बात करें तो एक है पगला दिया नाम, आपको नाम अजीब लगेगा लेकिन ये किसकी सहायक नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जिया बरेली, ठीक है, तो जिया बरेली भी किसकी सहायक नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। तो सहायक नदियों को दोस्तों उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी होते हैं। अक्सर क्या सवाल बन जाते हैं और अपन लोग ऊपर मैन में जैसे मानस को लेके चल लेते हैं या लोही दिबांग को पढ़ लेते हैं, धनसिरी को पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल क्वेश्चन में काफी वेरिएशन दिखाया जा रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई बाएं दाएं तट पर कौन सी है, मैप में लोकेशन है क्या, कौन से राज्य से कौन से जिले से है, कौन से राज्य से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जो सारी चीजें थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में दोस्तों वीडियो छोटा ही होने वाला है, क्योंकि जो मुख्य नदियां थी या मुख्य चीजें थी इसकी विशेषताएं थी उसके बारे में बात कर ली। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।